हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम गुरुजी में। आज हम लेके आए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का जो 9th क्लास का पेपर हुआ था 2019 में, उसको हम यहाँ पर अपनी वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने जो अपलोड किए हैं पेपर्स वो एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 6 और क्लास 9th के 2 पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप एएमयू के एंट्रेंस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म फिल किया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पता लग सके कि पेपर किस तरीके का आता है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है उस वीडियो में। 3 वीडियो हैं। आप प्लेलिस्ट से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको एएमयू एंट्रेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। और हम जो बात कर रहे हैं आज के पेपर की वो है जामिया, ठीक है, और 2019 में हुआ था ये 9th क्लास का पेपर। पूरे 100 क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिए अगर आप सोच रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं जामिया 2021-22 के पेपर की। ठीक है, जो अभी आने वाले हैं, कुछ ही टाइम में वो फॉर्म आ जाएंगे। तो अब लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, शेयर कर दीजिए उन तक। और अगर कोई आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी तरफ से एग्ज़ाम गुरुजी की तरफ से इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हैं, और बहुत ही कम फीस पे ये क्लासेस स्टार्ट हैं। ठीक है, तो आप अगर वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर और नाम लिख के कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको एक कॉल आ जाएगी हमारी तरफ से, और जो भी डिटेल है वो आपको फ़ोन पे बता दी जाएगी, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल फीस है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये कुछ इस तरीके से पेपर था, ठीक है। कैलकुलेटर का उपयोग जो है वो आप नहीं कर सकते हैं इसमें। और एक ये चीज़, हाँ ठीक है, इसमें क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आपने जितने क्वेश्चन किए हैं आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था द नंबर 28221 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये एक नंबर है, ठीक है, 28,221 संख्या है, वो किस से विभाजित हो सकती है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन थे 2, 3, 6 और 9। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि नंबर जो है हमारा इवन या फिर सम होना चाहिए। हिंदी में सम बोलते हैं और इंग्लिश में इवन। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया यूनिट डिजिट से या फिर इकाई अंक से कि नंबर जो है हमारा वो क्या है, विषम या फिर ऑड है, ठीक है। तो 2 से तो ये नहीं कटेगा, तो यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसमें 2 और 3 से नंबर जो है अगर कट रहा है तो वो 6 से भी कटेगा। तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो डेट मीन के 6 से भी ये नहीं कटेगा। तो ये 2 ऑप्शन हमारे जो है वो एलिमिनेट यहाँ से हो गए, हम इनको नहीं देखेंगे, ठीक है। अगला क्या है, 3 और 9 बचे हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो डिजिट्स का सम है, यानी कि अंकों का योग, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, और सेम इसके लिए है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अंक मतलब डिजिट, यहाँ लिख देता हूँ, डिजिट, डिजिट का सम, डिजिट सम, ठीक है। डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए या फिर डिजिट सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। देख लेते हैं ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो 8 और 2 10 हो रहा है, 10 2 12, 12 2 14 और एक 15। डिजिट का सम मेरा कितना आया, 15। तो 15 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। डेट मीन ये पूरा का पूरा नंबर जो है 28,221 वो 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि 3x, यहाँ पर ये x दिया है 74, यानी कि ये एक पूरा नंबर है कोई, यहाँ पर एक नंबर, एक अंक या एक डिजिट मिस कर दी गई है, और वो डिवाइड है किससे, 9 से। अभी हमने पढ़ा कि जो है अंकों का योग या फिर डिजिट का सम जो है 9 से अगर डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 9 से कटेगा। डेट मीन ये अंकों का योग करें हम तो कितना हो रहा है, 7 3 10 और 4 14, और प्लस में क्या है, एक एक्स भी है। तो हमें कितने नंबर और चाहिए कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 9 2 18। 4 नंबर अगर हमें और मिल जाते तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाता। तो डेट मीन कि एक्स की जगह यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ m इन, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन दे रखी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 6 की पावर क्या है, m है, और इस 6 की पावर -3 को अगर ऊपर ले जाए तो ये गुणा में आ जाएगा, और जो माइनस की पावर है वो हो जाएगी प्लस की, तो ये ऐसे हो जाएगा बराबर 6 की पावर 5। अब मुझे पता है अगर बेस सेम होता है, ठीक है, आधार जो है समान होता है, तो पावर जो है वो जुड़ जाती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m+3 बराबर 6 की पावर 5। ठीक है, बेस सेम है, तो कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि m+3 बराबर 5 हो गया, और m बराबर जब ये नंबर की तरफ को ले जाया जाएगा तो 5, और ये प्लस का 3 है, इधर जाएगा बराबर के इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो m बराबर 2 आ गया। ठीक है, डेट मीन ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस ये मैथ के हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके साइंस से रिलेटेड होंगे या फिर जीके से, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें साइंस से, और पेपर का है जो 4th क्वेश्चन, इफ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी brings about a corresponding decrease in the other and vice versa, then the two quantities vary। ठीक है, तो ये जो होगा इसका इन्वर्सली होगा। ठीक है, मान लो कि क्वांटिटी हमारी Q1 है और वो क्या होगा 1 अपॉन दूसरी क्वांटिटी क्या है Q2, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, अगला है, अच्छा हिंदी में भी एक चीज़ अच्छी दी गई है यहाँ पर, आपको इंग्लिश में मिला क्वेश्चन, फिर हिंदी में मिला, और उसके बाद उर्दू में भी मिला। एक ही साथ आपको 3 लैंग्वेज हैं, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर करिए। ये चीज़ अच्छी है जामिया की, अलीगढ़ में ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें इंग्लिश में ही आता है पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ठीक है, चतुष्फलक होगा, यहाँ पर पिटपिटा शाह जिसको बोलते हैं चतुष्फलक का आधार है। तो इसमें जो है ट्राइंगल जो है वो टेट्रा का जो है बेस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद मैथ में भी है, इस तरीके का बना होता है, ये ऊपर से और ये इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा बना होता है, ट्राइंगल इसका क्या है बेस होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश केम टू इंडिया, जो ब्रिटिश थे वो भारत आए थे कैसे, सोशल रिफॉर्मर की तरह या फिर इन्वेंटर की तरह, रूलर या फिर ट्रेडर्स। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो ट्रेडर्स होगा, यानी कि व्यापारी के रूप में वो हमारे भारत में आए थे ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन घट गया, ठीक है, 7th नंबर है ये। ठीक है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकार की गई हैं। ठीक है, तो इसमें है 22। ठीक, और इसमें हाँ ठीक है, ये क्या है आर्टिकल, एक और चीज़ इसमें ऐड कर लीजिए, आर्टिकल 351 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उससे क्या हुआ है 8th शेड्यूल ऐड हुआ है। ठीक है, 8th शेड्यूल। ठीक, उसमें ये बताया गया है कि 22 लैंग्वेज जो है वो भारत में है। बाय हिंदुज्म स्टार्टेड इन द ईयर। ठीक है, दोहरा हिंदू मत किस वर्ष में स्टार्ट हुआ था, ये हमें बताना है, तो इसका आंसर होगा 1861, यानी कि 1861 में। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, और ये 6 होते हैं। ठीक है, टोटल 6 होते हैं, इसमें हमें बताना कि कौन सा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमारे पास, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू वर्क है, और ऑल ऑफ दिस है। तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन जो है वो गलत है। गलत कैसे, राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 19 में था। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट आता था, अभी क्या हुआ इसको बाद में इसको चेंज कर दिया गया और आर्टिकल 300 में दे दिया गया, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी अब हट गई है, ये राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं रहा, तो आर्टिकल 300 में पहुंच चुका है ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को अब आर्टिकल किस में आर्टिकल में लिया गया है, तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 300 ए अगर दिया हो तो ए, वरना 300 दिया हो तो 300। दूसरा राइट टू वर्क जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से है। ठीक, और ये आर्टिकल 41 में आता है, आर्टिकल 41 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, जो फंडामेंटल राइट है हमारा, धर्म संबंधी अधिकार, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है 10th नंबर, द राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड। ठीक है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं
उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो गवर्नमेंट राइट्स, ऑप्शनल राइट, इकोनॉमिक राइट या फिर फंडामेंटल राइट। तो ये होते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक। 11th है, इन विच ईयर बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। किस साल बंगाल को किस वर्ष दो भागों में बांटा गया, यह हमें बताना था। तो ये बांटा गया था 1905 में, और जब थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने ये किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। तो हो सकता है ये भी पूछा जाए किस कौन थे जब बंगाल दो भागों में बटा था। ठीक। अगला है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हैं, और एस राधाकृष्णन है, महात्मा गांधी है, माउंटबेटन है। ठीक है, तो पहले जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल, वो माउंटबेटन थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी होगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा घुमाव होता कि पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, तो राधा कृष्णन लगाते, क्योंकि इसके बाद जो है राधा कृष्णन बने थे। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो माउंटबेटन थे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन होता फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो राधा कृष्णन होता आंसर। ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आगे है 13 नंबर, हु वाज नॉमिनेटेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा में किसको स्थायी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था? तो आंसर होगा हमारा राजेंद्र प्रसाद। इनको जो है परमानेंट मेंबर बनाया गया था। और परमानेंट मेंबर ही क्या मतलब, इनको जो था प्रेसिडेंट, ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था उस कमेटी का। और वैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद। ठीक है, डॉक्टर, ये भी ध्यान रख लेना, सच्चिदानंद। और ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है। अगला है डेमोक्रेसी मींस। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? तो होता है रूल ऑफ पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द पीपल। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट मींस। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, और राज्य से धर्म की पृथकता का अर्थ क्या है? तो इसका है सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्म निरपेक्षता। ठीक है, जैसे कि हमारा भारत है, इसका कोई धर्म नहीं है इस देश का, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और उसको सेक्युलर कंट्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे सऊदी अरब है, वो मुस्लिम कंट्री है, तो वो रिलीजन वाली कंट्री है। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ रिलीजन हो रहा है, तो इसका मतलब सेक्युलरिज्म है, जैसे कि भारत। स्केर्ड बुक ऑफ सेक्रेड बुक ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? ठीक है, तो सबको पता है ये कुरान होगा, ऑप्शन बी। नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड, तो इसका ऑप्शन होगा बी वाला करेक्ट, उत्तर प्रदेश में ये है, नरोरा एक जगह है। 18 नंबर है, अर्थ को यूजली अकर एट बाउंड्री ऑफ। जो भूकंप है वो प्रायः और स्पेस दे रखा है, किस सीमा पर होते हैं, किस सीमा पर होते हैं? तो हमें इसमें आंसर जो होगा हमारा क्रिस्टल प्लेट्स, भूपर्वतीय प्लेट होता है, यहाँ पर इसको मतलब ज़्यादातर भूकंप आते हैं। ठीक है, क्रिस्टल प्लेट्स आल्सो नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, इसको टेक्टोनिक प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, और ये होता कहाँ है? फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब बाहरी पृथ्वी की बाहरी सतह पर। चलिए फिर अगला है अदर देन बाउंड्रीज ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स। ठीक है, तो आंसर एक देखिए, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो पहले वाले का आंसर आपको यहाँ से पता लग गया। अर्थक्वेक यूजुअली अकर एट बाउंड्री ऑफ, ठीक है, तो क्रिस्टल प्लेट है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे, नहीं पता होगा तो यहाँ से इस क्वेश्चन से उठा लेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि अदर देन बाउंड्री ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स अर्थक्वेक में अकर विद इन एरिया विद। ठीक है, भूपर्वतीय सीमाओं के अतिरिक्त इसके अलावा मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है भूकंप, कहाँ कहाँ आता है? तो इसका होगा फ्रिक्वेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी जहाँ पर होती हैं, यानी कि ज्वालामुखी गतिविधियां बहुल क्षेत्र, वहां पर भूकंप ज्यादा आ सकता है क्रिस्टल प्लेट के बाद। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मैग्मा विच इज फोर्स ऑन टू अर्थ सरफेस इज नोन एज। ठीक है, मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर बलपूर्वक लदे जाते हैं, उनको कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको लावा कहा जाता है। ठीक है, मैग्मा क्या है? एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड एंड सेमी लिक्विड रॉक
लोकेटेड अंडर अर्थ सरफेस, यानी कि लिक्विड भी है और सेमी लिक्विड, यानी कि कुछ तरल है और जिसको बोलते हैं कुछ तरल, तरल भी नहीं है और बहुत ठोस में भी नहीं, तो सेमी लिक्विड बोल सकते हैं इसको। और ये क्या होता है, व्हेन मैग्मा फ्लो ऑन टू अर्थ सरफेस इट्स कॉल्ड लावा, जब ये मैग्मा अर्थ पे फैलता है, ठीक है, फ्लो होता है, तो उसको लावा बोलते हैं। 21 है, हिमालयस आर कंसीडर्ड टू बी, हिमालय को समझा जाता है, तो इसको वेरी यंग ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यंग है हिमालय, ठीक है, क्योंकि द हिमालयस आर कंसीडर्ड टू बी यंग फोल्ड माउंटेन बिकॉज इंटेंशनली देयर वाज एन ओशियन वेयर द हिमालयस एंड द तिब्बतन प्लेट्यू स्टैंड टुडे। दे आर यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन बिकॉज दे हैव बीन फॉर्म ओनली अ फ्यू मिलियन ईयर अगो, मतलब कुछ ही मिलियन ईयर अगो ये पहले ये बने थे, तो इसलिए इसको यंग माउंटेन बोला जाता है। 22 अगर देखें, अ ब्लॉक माउंटेन विद अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉस्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। 23 है, फ्रांस हैड फेस अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर इन ईयर, फ्रांस को किस वर्ष श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ा, ठीक, तो इसका आंसर होगा 1960, 1960 में ऐसा हुआ था जब फ्रांस को श्रमिकों यानी काम करने वालों की कमी का सामना करना पड़ा। अगला है, इज इंडिया सेकुलर कंट्री, तो इसका जवाब हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था ऊपर, तो यस, ठीक, सेकुलर कंट्री है भारत हमारा। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेज आर मेंशन इन द 8th शेड्यूल, तो 22 जो है लैंग्वेज वो मेंशन है, ठीक। 26 है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज आर कॉल्ड, ठीक है, दो अवशेषित पिंडों के बीच के बल को कहते हैं, तो आंसर होगा स्थिर विद्युतीय बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, ऑप्शन इसमें डी जो होगा वो करेक्ट होगा। 27 है, मैग्नेटिक फोर्स इज, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट दोनों, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं, तो आंसर होगा हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि असंपर्क बल, ठीक है, चुंबकीय बल क्या है, असंपर्क बल है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दे पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम, ठीक है, वो क्या करते हैं, पुल करते हैं या पुश करते हैं, बिना बिना टच किए हुए, अगर आप दो चुंबक को रखें, ठीक है, या फिर चुंबक के साथ लोहा रख दें, तो क्या करेगा, दूर को रखेंगे तो वो उसके पास आ जाएगा, पुल कर लेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज, ठीक है, किसी वस्तु पर कार्यरत बल बदल सकता है, क्या क्या बदल सकता है, डायरेक्शन बिल्कुल बदल सकता है, अगर आप किसी चीज पर फोर्स करेंगे यानी कि किसी को धक्का मारेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, उस पर गाड़ी पर टक्कर मारी, तो कभी कभी जब ज़्यादा टक्कर फिल्मों में देखा है तो गाड़ी घूम जाती है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। शेप, बिल्कुल शेप भी चेंज हो सकता है किसी चीज़ पे, अगर आप धक्का, मतलब आप धक्का दे या फिर गाड़ी किसी चीज़ पर टकरा रही है, कोई लोहे का पोल है तो उसको टेढ़ा कर देगा, शेप कर उसका चेंज हो जाएगा। स्पीड, बिल्कुल स्पीड भी उसकी स्लो हो जाती है किसी चीज़ पे, अगर आप फोर्स कर रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी, यानी कि ऑल द अबव जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन। 29 है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि वायु में अधिकतम प्रतिशत मात्रा है, ठीक है, ये क्वेश्चन एएमयू 6 क्लास 6 और 9th 2020 और आई थिंक 2019 9th में भी ये क्वेश्चन आया था, 2019 का श्योर नहीं बट 2020 में पक्का ये दोनों आए थे 6 और 9th में। तो इसमें नाइट्रोजन होगा, अगर नाइट्रोजन की मात्रा देखें तो ये 78.09% होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ये 20.95% होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 0.04% होती है, ठीक है, बाकी सब स्मॉल अमाउंट होता है। ग्रीन हाउस गैस इज, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। सीएनजी इज सीएनजी क्या है, तो ये क्लीन फ्यूल है, ठीक है, स्वच्छ ईंधन है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जो जल प्रदूषण का कारण है वो क्या क्या है, ऑयल रिफाइनरीज है, ठीक है, मतलब कि जहां से ऑयल बन रहा है, शुगर मिल्स हैं, पेपर फैक्ट्री हैं, यानी कि आर डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, सभी इसमें सही हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इज यूज इन, किस में प्रयोग होती है, तो रेफ्रिजरेटर में होती है, एयर कंडीशन यानी कि एसी में भी होती है और परफ्यूम में भी होती है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ऑल
सही होगा। थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, जो थायरोक्सिन है वो किसके द्वारा बनता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो है थायराइड ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्लैंड से ये बनता है। अगला है फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, यानी कि निषेचन को कहते हैं, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो होगा सी वाला ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग्स, शुक्राणु एवं अंड का संलयन, ठीक है। और जो इसको क्या कहा जाता है, जायगोट भी कहा जाता है। अगर ये टर्म भी लिखी हुई है तो आप इसको यही समझें, ठीक है। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह इसमें कौन सा है। तो हमने पढ़ा है शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस, ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। 37 है स्टार्स अपियर्स टू मूव फ्रॉम, जो तारे हैं वो चलते प्रतीत होते हैं किधर को, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है, तो आंसर होगा ईस्ट टू वेस्ट। 37 का बी वाला ऑप्शन, पूरब से पश्चिम की ओर जो है वो तारे चलते प्रतीत होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं हमें, ऐसा लगता है कि पूरब से पश्चिम की ओर चल रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च ऑन, टाइगर परियोजना जो है वो कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च बाई अप्रैल 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग, प्राइम मिनिस्टर अगर हम देखें तो उस टाइम कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। 1973 में प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी थी। सेंचुरी इज अ प्लेस वेयर, ठीक है, सेंचुरी अभ्यारण्य वह स्थान है जहां पर क्या होता है, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड, ऑफिस ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो अगर हम देखें सेंचुरी जो होती है वो एनिमल प्लस वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स यानी कि जानवर और पक्षियों के लिए होती है। तो मेरे हिसाब से इसमें नन ऑफ दिस होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। वाइल्ड सेंचुरी अगर यहाँ पर लिखा होता तब हम कह सकते थे कि एनिमल प्रोटेक्टेड है, या फिर वर्ड सेंचुरी पक्षियों की, बट अगर सेंचुरी लिखा है तो डेट मीन कि एनिमल प्लस वर्ड उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। अगला है द ग्रोइंग मोर एंड मोर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, ठीक है, पौधों को अधिक से अधिक बढ़ोतरी को कहते हैं, तो इसका होगा वनीकरण या फिर अफोरेस्टेशन, ठीक। एयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, कर्ण पटल का भाग है, साउंड प्रोड्यूसिंग और ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है एयर ड्रम। स्केलेटल सिस्टम नहीं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, ये फिर है हेयरिंग ऑर्गन, यानी कि श्रवण अंग, सुनने का पार्ट है, ठीक है, एयर ड्रम। नेक्स्ट है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर वेव्स है, एम्पलीट्यूड है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कंपन, किसी वस्तु की आने जाने की गति को कहते हैं कंपन, ठीक है, वाइब्रेशन। 42 का 2, ठीक। द ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड बाई, जो ताजमहल है वो किसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, तो वो हो रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से। जो अभी रिसर्चर हैं हमारे, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि एयर पोल्यूशन की वजह से उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, ताजमहल का। द एग इज, ठीक है, एग गैमेट, फीमेल गैमेट्स, या फिर बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अंडा जो है वो क्या है, ठीक है, तो अंडा जो है वो फीमेल गैमेट्स है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा समझे तो द मेल गैमेट्स और स्पर्म, ठीक है, मेल गैमेट और स्पर्म, एंड द फीमेल गैमेट द एग और ओवम मीट इन द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये कहाँ पर मिलते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके मिलते हैं दोनों के। नेक्स्ट है 45 नंबर, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, तो ये होगा फ्रीक्वेंसी। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी वाइल लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, यहां से लाउडनेस होता है, ठीक है, पिच जो होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी से होता है और लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड से होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ गया लाउडनेस पे, द लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस, ठीक है, लार्ज एम्पलीट्यूड है इसका मतलब लाउड, यानी कि बहुत तेज आवाज निकलेगी,
ठीक है, और कम स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो इसका मतलब बहुत कम आवाज निकलेगी, ऊंची आवाज। ठीक, 46 47 है, अ प्लेस इन एनवायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन। ठीक है, तो वो होता है हैबिटेट या फिर प्राकृतिक आवास। पर्यावरण में वो स्थान जहां सूक्ष्म जीव रहते हैं उनको कहते हैं प्राकृतिक आवास। 48 है, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग टू फोर्स इज। ठीक है, जब दो बल विपरीत दिशा में काम करते हैं तब दोनों बलों पर काम करने वाला संपूर्ण बल जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये होगा दोनों कारकों का योग, यानी कि सम ऑफ टू फैक्टर। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इनमें क्या होता है, अंतर होता है, दो कारकों के बीच का अंतर, ये वाला सही होगा। लेकिन यहाँ पर अपोजिट है तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक, इफ टू फोर्सेस एक्ट on an object in the same direction then net force is equal to the difference between the two force. If two force act an object in two opposite direction then the net force is equal to their addition force. ठीक, तो that mean ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। यहां पर अगर सेम होता तो बी वाला करेक्ट होता। 49 है, एयर पोल्यूशन कॉजेस। ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हो रहा है। ठीक, तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, सॉइल इरोजन भी हो रहा है और सांस से रिलेटेड यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो रही है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। अगला है रबर रिक्वायर्स। ठीक है, रबर जो है उसको क्या क्या, रबर को ब्लैंक दिया की आवश्यकता होती है। तो इसमें रेनफॉल भी ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर अबव 50 डिग्री 25 डिग्री होना चाहिए, और मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि आर्द्र नम जलवायु होना चाहिए। तो डी वाला इसमें करेक्ट होगा। ठीक, यानी कि सारे सारे जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ चाहिए रबड़ के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और 25 क्वेश्चन यहाँ तक, यानी कि 75 तक ये मैथ के क्वेश्चन है, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो 25 ये क्वेश्चन है और 3 पहले थे क्वेश्चन, यानी कि 28 जो थे वो मैथ से थे। 47 यहाँ पर अगर हम देखें मैथ से 28 क्वेश्चन। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, और बाकी जीके या फिर हम उसको कह सकते हैं जीके ही बोल दीजिए। ठीक है, तो इसके 47 क्वेश्चन थे, तो टोटल 100 क्वेश्चन है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर मैथ की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ 27000। तो क्यूब रूट निकालना है, यानी कि 27 और ये ऐसे होता है ना, इसका मतलब है ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3। ठीक है, 27 को हम ये लिख सकते हैं, तो 3 का पेयर बना के जब बाहर निकालेंगे तो एक 3 बाहर आएगा और 3 जीरो से एक जीरो आएगा 30। तो ये 30 का क्यूब है, क्यूब रूट इसका कितना हो जाएगा 30, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 52 है, इफ अ नंबर इज डबल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक छोटा सा नंबर कोई ले लेते हैं, मान लो कि एक नंबर है हमारा। ठीक है, इसका क्यूब करा तो एक ही आएगा, इसको डबल कर दिया 2, इसका क्यूब करा तो 8 आ गया। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं मान लो हमारा नंबर 2 है, इसका क्यूब किया 8 मिला, फिर इसका डबल किया हमने, फिर इसका क्यूब किया तो 64 मिला। तो यानी कि 8 टाइम्स है और ये भी 8 टाइम्स है। तो यहां पर लेते हैं इट्स क्यूब इज 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स नहीं चाहिए, ना ही 3 टाइम्स चाहिए, ना 6 टाइम्स, 8 टाइम्स चाहिए हमें। इट्स क्यूब इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यदि संख्या को 2 गुना, अच्छा इंग्लिश में है 2 गुणा है, अच्छा वही है। 53 है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स साइड। ठीक है, एक घनीय संदूक है जिसका आयतन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एक क्यूब होता है। एक क्यूब की वैल्यू दे रखी है 64 और ए बराबर, यानी कि हमें 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ से मैं इसको फाइंड आउट करूंगा, यानी कि इसके फैक्टर करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 आएगा। मैंने बताया कि क्यूब है, यानी कि 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 3 का पेयर बनाएंगे, एक वहाँ से एक निकलेगा, डेट मीन 4। तो ए बराबर 4, उस क्यूब की साइड यानी कि भुजा जो होगी उसकी घन की वो 4 होगी, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से क्या मिलता है? -1 मिलता है। ठीक है, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, बिल्कुल सही है। हमेशा नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही आएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यानी कि 4/5 की पावर -9 है बटा 4/5 की पावर 9। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। तो 4/5 की पावर -9 गुणा 4/5 की पावर, और ये ऊपर जाएगा तो पावर इसकी माइनस की जाएगी। सेम बेस है, मैंने कहा कि ऐड हो जाती हैं। तो 4/5 -9 मिलकर माइनस का 18 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन दिखते रहे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आ गया? अगला है, इफ स्पीड इज मोर देन टाइम टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस वुड बी लेस, दिस इज केस ऑफ। ठीक है, यदि गति अधिक हो तो एक दी गई दूरी को तय करने में कम समय लगेगा। ये मामला किसका है? ये प्रतिलोम का है, यानी कि इनवर्स का है। ठीक है, इफ ए कैन फिनिश अ वर्क इन n डेज, ए कोई है, आदमी है, औरत है, पता नहीं, बट कोई है, वो n दिनों में काम करता है, देन पार्ट ऑफ वर्क फिनिश इन 1 डे। ठीक है, तो 1 डे का होता है 1 डिवाइडेड बाई जो जितने दिन में वो कर रहा है, तो n दिन में कर रहा है 1/n, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 58 है, द एक्स इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, f जो दे रखा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि ये दे रखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही है, यहाँ पर प्रोपोर्शन हटाएंगे तो यहाँ पर k कांस्टेंट आ जाता है, और x/y, और k क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट कांस्टेंट है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन गोले के शीर्ष बिंदु की संख्या है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ स्फीयर? तो वर्टिसेस में जीरो, स्फीयर में वर्टिसेस जो होती हैं वो जीरो होती है, और जीरो ही फेस होते हैं, और जीरो ही इसके एजेस होते हैं। ठीक है, तो सब कुछ स्फीयर के अंदर जीरो होता है। यदि किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 3 मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? इफ बेस एरिया ऑफ अ रूम इज 12 मीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 3 मीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ देन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा? V बराबर उसका जो एरिया है, बेस एरिया गुणा हाइट। ठीक है, तो बेस एरिया 12 दे रखा है, हाइट कितनी है? 3 है, तो 12×3 = 36, और मीटर क्यूब 36 मीटर क्यूब, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन 1 किलो लीटर के समान है? ठीक है, तो 1 किलो लीटर में अगर हम देखें, 1 किलो लीटर इसमें कितना होता है? 1000 लीटर होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? 1000 लीटर तो नहीं है, ये मिलीलीटर है, तो 1000 नहीं होगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 से और गुणा करें तो 6 जीरो होना चाहिए थे, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या होता है? 1 किलो लीटर बराबर हम कह सकते हैं कि 1000 डेका मीटर। ठीक है, क्यूब, तो ये वाला यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें मिल रहा है हमें, ये करेक्ट होगा। ठीक है, डेका मीटर से। अगला है, बाय ज्वाइनिंग by joining the points -3, -2, -3, -3 and -3, 4 in the कार्टेशियन प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इसको देख लेते हैं। 1 2 3 3 ही दे रखा, तो 3 ही ले लो। ठीक है, ये कितना दे रहा है? 4 तक, 1 2 3 4। ठीक, तो -3 है, यानी कि यहाँ पे आएगा, और 2 तक जाना है, यानी कि 1 पॉइंट यहाँ आएगा हमारा। फिर -3 है, 1 पॉइंट और बढ़ेगा ऊपर, फिर -3 है और 1 पॉइंट और बढ़ेगा, प्लस का 4 में है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक इन बिंदु को मिलाए हम, एक रेखा बन गई। तो स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एक सीधी रेखा जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, यानी कि यहाँ से गुजरती तो मूल बिंदु थी। नेक्स्ट है, पी क्यू आर इज व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? पी क्यू आर किस प्रकार के बहुपदी हैं? तो ये है ट्राइनोमियल नोमियल, यानी कि त्रिपदी व्यंजक। सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
64 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x की पावर 25 माइनस 3x की पावर 32 प्लस 2x की पावर माइनस 12 और एट x इज इक्वल टू 1। डेट मीन कि हमें x बराबर 1 रखना है। तो 5 x की जगह 1 रख दिया, 25 माइनस 3 x की पावर x की जगह 1 रख दिया तो यानी कि पावर 32 प्लस 2 और ये माइनस 12। तो यहाँ एक की पावर कितनी भी हो तो एक ही आता है, यानी कि 5 आ जाएगा। माइनस एक की पावर 32 है तो यहाँ से 1 आ जाएगा। 3 गुणा 1 यानी कि 3। और अच्छा ये प्लस है लास्ट में ना, हाँ प्लस है, ठीक है। ये नीचे जाएगा तो प्लस का, अच्छा ये पावर माइनस में है तो मैंने आपको बताया ये 2 है और इस पावर को यहाँ पे ले जाए तो ये प्लस में हो जाएगी। और एक की पावर 12 मतलब 1, तो 2/1 आ जाएगा और 2/1 मतलब 2 होता है। ठीक है, तो 5 2 7, 7 में से 3 गए 4। ठीक, तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो ये एक फार्मूला है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 66 नंबर। यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा और 20 रुपये का लाभ हुआ तो इसका मतलब उसकी जो एसपी, अगर मैं सेलिंग प्राइस को एसपी बोल देता हूँ 100 रुपये है, प्रॉफिट 20 रुपये है, तो मुझे पता लग जाएगा वो वस्तु मैंने, वो चीज़ मैंने कितने रुपए में खरीदी, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका पता लग जाएगा, वो 80 रुपये की हो गई। अब मुझसे हम क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन लाभ का प्रतिशत है, यानी कि परसेंटेज पूछी गई है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 20 रुपये का लाभ हुआ, मेरी 80 रुपये की चीज़ थी, इसको 100 से गुणा कर दिया प्रतिशत में बनाने के लिए, तो 20 चौका 80 और 4 25 100, तो 25% लाभ हुआ है। डेट मीन ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 67 है इफ द सीपी ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू, यानी कि 25 सीपी बराबर कितना है 30 एसपी। सीपी एसपी यानी कि जो अल्फाबेटिकल है उनको एक तरफ ले आओ, तो सीपी ये इसके डिवाइड में जाएगा एसपी, और जो नंबर है तो उसको नंबर की तरफ ले जाओ, यानी कि 25 जो है इसके डिवाइड में जाएगा। यहाँ से पता लग रहा है मुझे कि सीपी 30 रुपये है और एसपी 25 रुपये है, तो नुकसान हुआ है। ठीक है, यहाँ घाटा ही लिखा है, लॉस लिखा है, तो 5 रुपये का नुकसान हुआ है और प्रतिशत पूछा है तो सीपी पे निकालते हैं। ठीक है, घाटा या फायदा जो होता है वो हमारे कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि जितने में हमने खरीदी है उस पर होता है। तो 30 गुणा 100, 5 छक्का 30 और यहाँ से आ जाएगा 16.6%। डेट मीन के बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक, तो आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। अगला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 9 मंथ एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली है, डेट मीन के हर 3 महीने में वो जमा कर रहा है। तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे 4, तो परसेंटेज यहाँ से अगर हम निकालना रेट निकालना है तो 20/4 यानी कि 5% आ गया, क्योंकि ये पर एनम का दे रखा है, एक साल का 20% है, तो हर 3 महीने पे कितना दे रहा है 5% दे रहा है, तो आर बराबर 5 आ गया। और पी बराबर हमें 8000 दे रखा है, यानी कि प्रिंसिपल जो है हमारा वो 8000 है। और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, तो 9 महीने हैं, हर 3 महीने पे देता है, यानी कि 3 बार जाएगा देने के लिए, तो टी बराबर 3 हो गया। तो ए बराबर अमाउंट बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो रख देंगे यहाँ पर 8000 1 प्लस 5/100 और ये 3, ये काट लेंगे 20, तो यहाँ से मिलेगा 8000, 20 एकम 20 और 21, यानी कैल्शियम ले लेंगे 21/20, और ये 3 पावर है तो 3 बार लिख लो 21/20 और 21/20, तो ये तो कट जाएगा इससे 8000 8000 से, बचेगा 21 गुणा 21 गुणा 21, यानी कि 21 का क्यूब, और 21 का क्यूब क्या होता है 9261, यानी कि अमाउंट जो निकल के आया हमारा 9261 आया। अब अमाउंट हमसे पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया है जो इंटरेस्ट है। ठीक है, ब्याज पूछा गया है, तो 9261 और हमारे पैसे कितने थे 8000 थे, यहाँ से निकल आएगा 162 और 1 1261 रुपये का उसे ब्याज मिला है। ठीक, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला है इफ 14 kg ऑफ राइस कॉस्ट 441, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ राइस। यदि 14 किलो चावल का मूल्य 441 रुपये, 441 रुपये को हम अगर 14 किलो से डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमें 1 किलो का प्राइस मिल जाएगा।
ठीक है, फिर हमें 22 किलो का निकालना है, तो यानी कि 22 से गुणा करना पड़ेगी। ठीक, तो क्या करते हैं, 7 से काट लें, 7 दूनी 14, 7 छक्का 42, बचे 2, 7 तियाँ 21 और 2 11। ठीक है, इसकी गुणा कर लो, 11 तियाँ 33, कैरी करा 3, 11 छंग 66 और 3, तो 693, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। 22 किलो चावल का जो मूल होगा वो 693 रुपये होगा। अगला है, इफ 6 मैन और 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ठीक है, तो 6 आदमी या फिर 8 औरतें किसी काम को 20 दिन में कर लेती हैं, उसी काम को 3 पुरुष एवं 6 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, यानी कि इन हाउ मैनी डेज विल 3 men एंड 6 women डू द सेम वर्क। ठीक है, तो यहां से मैं क्या समझा कि 6 मैन यानी कि एम फॉर मैन बराबर किसके हैं, 8 वुमेन। ठीक है, डब्ल्यू, तो 3m बराबर 4w, यानी कि 2 से अगर मैं काटूं, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो 3 आदमी 4 औरतों के बराबर हैं, ये निकल के आया। ठीक, और मुझे अब कितने का बताना है, 3 आदमी प्लस 6 वुमेन का बताना है, वो कितने दिन में काम करेंगे। तो 3 आदमियों की जगह मैं 4 औरतें रख दूं तो 10 वुमेन हो गया ये। ठीक है, 3 की जगह मैंने 4w रख दिया, तो 4 और 6 10, 10w आ गया। 10, या फिर ये समझिए कि 10 औरतों का हमें एक काम निकालना है। तो पहले 8 औरतें 20 दिन में कर लेती थी, अब 10 औरतें कितने दिन में करेंगी, तो 10 दूनी 20 और डी बराबर यहाँ 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 दिन में इसको कर लेंगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो सबसे बढ़िया ये है कि आपको इसमें कंफ्यूजन लग रही है कि पॉइंट लगा हुआ है कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, तो 2 नंबर हैं तो 2 जीरो बढ़ा दो, यानी कि ये 9/100 आया। स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 3 × 3 9 को, और ये 10 × 10 है। ठीक है, पूरा है ये। मैंने बताया कि जब स्क्वायर निकालते हैं तो 2 का पेयर निकलेगा, यानी कि 1 3 आएगा, 2 का पेयर बनाएंगे तो 1 10 आ जाएगा। 0.3 यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, 72 है, 2 लाइन्स रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर और 2 पैरेलल लाइन्स देन दीज लाइन्स टू ईच अदर। ठीक है, तो ये जो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी, यानी कि समांतर होंगी, और करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से ये समान होगी। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल अ फिगर फॉर्म बाय 2 स्ट्रेट लाइन हैविंग अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो ये ट्राइंगल होता है। ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन से हमने क्या बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, एक कॉमन इसका ये है, ये समझिए। ठीक है, तो यहाँ से ये इसको मिला देंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, तो ट्रायंगल ऑप्शन होगा। 2 रेखाओं जिनका बिंदु सामूहिक हो से बनी आकृति को क्या कहेंगे, त्रिकोण। अच्छा, नेक्स्ट है 74 नंबर, क्या है, 6 और रूट्स 27 है, तो 27 से यहाँ से 3 बाहर निकल आएगा, क्योंकि ये 27 का क्या मतलब है, √3 × 3 × 3, और मैंने बताया कि पेयर से बाहर निकलेगा तो 3√3 आ जाएगा। तो इसको ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैंने तोड़ के रख दिया इसको, और ऐसे ही करना है। ठीक है, 2 × √3 ये हमारे पास है, तो √3 से √3 कट गया और 2 तियाँ 6, तो हमारे पास क्या बचा, 3 × 3 यानी कि 3 तियाँ 9। ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। ठीक है, ये नंबर दे रखा है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। ठीक है, तो आगे कितने नंबर हैं, यहाँ अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखें, प्लस में तो होगा नहीं। ठीक है, जो पावर है अगर हम जीरो खत्म कर रहे हैं आगे के, तो पावर माइनस में आएगी, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए हमारे। ठीक है, प्लस में नहीं होगा, माइनस में ही होगा। तो 1 2 3 4 और 1.2 पे देखूं तो 10 की पावर -5, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1.275। ठीक है, 275 है ना, हाँ, 275, तो गुणा 10 की पावर -5, क्योंकि मैंने 5 डिजिट जो हैं वो पॉइंट के उस साइड ले गया, तो -5 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए फिर अंग्रेजी आ गई, यानी कि इंग्लिश का पैराग्राफ है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। इसको पढ़ना है और इसके आंसर्स हमें करने होंगे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन जो है वो अब इंग्लिश से ही होंगे। अकॉर्डिंग टू द, पहले क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ मेंटेलिटी। ठीक है, मेंटेलिटी ऑफ द नेशन इज मेनली प्रोडक्ट ऑफ इट्स। ठीक है, मेंटेलिटी जो है वो इसमें क्या बताया गया है, तो at this stage of civilization, when many nations are brought into class and vital contact for good and evil,
It is essential as never before that their gross ignorance of one another should be diminished, that they should begin to understand a little of one's another historical experience. ठीक है, हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री की बात की गई है, जो मेंटेलिटी है वो हिस्ट्री पे आ रही है, आगे पढ़ेंगे। एंड रिजल्टिंग मेंटेलिटी, ठीक है, मेंटेलिटी वर्ड भी आ गया यहाँ पे, तो ज़्यादा हमें नहीं देखना है, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट है द कैरेक्टर ऑफ नेशन इज द रिजल्ट ऑफ इट्स, ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है, तो आगे पढ़ लेते हैं। इट इज़ फॉर द इंग्लिश, मतलब ये हमें पैराग्राफ पढ़ना है पूरा का पूरा, और उसमें कैरेक्टर बताना नेशन का कैसा बताया गया है, ठीक है। तो अभी तक इट इज़ फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश एक्सपेक्ट टू द पीपल ऑफ अदर कंट्री टू रिएक्ट एज दे डू नॉट पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल इस सिचुएशन, ठीक है। तो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। द नीड फॉर अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू नेशन क्या है, इज मोर टुडे देन एवर बिफोर, ठीक, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ठीक। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दिस वुड बी करेक्टेड इफ वी न्यू द हिस्ट्री, not necessarily in detail but in broad outline of the social and political condition which have given to each nation its present character, ठीक। तो Englishmen like other to react political situation like themselves, ठीक है, 79 का सी होगा, 78 हो गया ना, हाँ। और 80 का क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हिज कंट्रीमैन शुड रीड द स्टोरी ऑफ अदर नेशन और हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर नेशन, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो बस हमको पैराग्राफ पढ़ना है, उसको समझना है, उसके आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड पैराग्राफ इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा दिया नहीं है कि वर्ड को देख के हम निकाल लें, तो उसका मीनिंग समझ के हमें इसमें आंसर करने हैं। एक क्वेश्चन है बस, उसी का आंसर हम वहाँ पे वर्ड से हम क्लिक कर सकते हैं वैसे, और इसका लास्ट वाले का भी शायद यहीं से आया है। गुड इंटेंशन आर डोंट ब्रॉड नथिंग बिकॉज लाइक, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब इसको मीनिंग समझना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम कर पाएंगे इसको। अगला है गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू जो है वो कौन सा सेंटेंस है, हमें ये बताना है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव है, बोथ ए एंड बी है, और नन ऑफ दिस है। तो इसमें आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्टेटेड सेंटेंस होगा, ठीक है। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ प्रेयर, कीन विश, कर्स एटसेट्रा etc. is called an optative sentence. This kind of sentence generally start with may, wish, ठीक है, या फिर समटाइम्स में क्या है वो हिडन रहता है, जैसे कि हमारे इस सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेयर तो है, गॉड ब्लेस यू, ठीक। द सिनोनिम ऑफ कनेक्ट इज, ठीक है, कनेक्ट का सिनोनिम हमें बताना है, और इसमें ऑप्शन जो होगा वो सी वाला करेक्ट होगा, ज्वाइन, ठीक है। एसोसी बाकी भी ये जो है, ठीक है, लग रहा है कि ये कनेक्ट के सिनोनिम है बट सिनोनिम नहीं है। इसके मोस्ट प्रोबेबली जो मतलब सिनोनिम हो सकते हैं वो और क्या हो सकते हैं इसके अलावा, एसोसिएट, हुकअप भी कह सकते हैं हम, अटैच, या फिर रिलेट, ठीक है, ये हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स, इसके अलावा भी। द एंटोनिम ऑफ एंसेस्टर, ठीक है, तो इसका होगा, फोर फादर तो नहीं होगा, सिनोनिम होगा दे, ठीक है, इसका होगा डिसेंडेंट, ठीक है, या फिर एक और हो सकता है एस यू, सक्सेसर। अगला फिर एंटोनम है किसका है, ऑप्शनल का एंटोनम पूछा गया है 84 का, ठीक है। तो इसमें कंपलसरी होगा, इसके अलावा क्या हो सकते हैं, मैंडेटरी, रिक्वायर्ड भी होता है इसका, या फिर ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी। द एरोप्लेन फ्लू, ठीक है, एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है किसके, आर हेड के, कहाँ पर, ऊपर, यानी कि ओवर, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट का मतलब हमें बताना है, ठीक। तो इसमें आंसर होगा सीक्रेटली एंड ग्रेजुअली गेन एक्सेस, मतलब चोरी छुपे हम कहीं पर जाते हैं। कंट्रा, ठीक है, कॉन्ट्रीविड, ठीक है, कॉन्ट्रीविड, इसमें 87, अनेबल टू मैनेज, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग दे रखे हैं। कॉन्ट्रीविड का मतलब होता है हैविंग एन अननेचुरल और फॉल्स अपीयरेंस और क्वालिटी,
ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर हम कंफ्यूज नहीं लगा सकते, ठीक है। मीनिंग अलग ही है उसका। अनेबल टू डू सम एनीथिंग ये नहीं होगा, मैनेज टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी नहीं होगा, एक्साइटेड भी नहीं होता है। मीनिंग तो उसका यही होता है कि हैविंग एन अननेचुरल और फॉल्स अपीयरेंस और क्वालिटी, ठीक है, फेक फेक क्वालिटी ये कोई चीज़ हो, ठीक। तो इसमें तो मुझे सारे के सारे गलत लग रहे हैं। फ्लटर अक्रॉस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका होता है क्विक मैनर, मूव इन क्विक मैनर, जैसे कि तितली के पंख जो होते हैं वो तेजी से एकदम मूव होते हैं। पैनिक्ड है, पैनिक का मतलब होता है डर, ठीक है। रिएक्ट इन फेयरलेस मैनर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 90 नंबर, रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? तो ये होता है कंप्लीटली फिल नथिंग लेफ्ट, ठीक है, नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। रन आउट का मतलब होता है, रन आउट ऑफ का कि ऑफ अ सप्लाई ऑफ समथिंग के उसमें सेंस में यूज किया जाता है। बी यूज्ड अप यानी कि सारा का सारा जो था वो यूज हो चुका है। जैसे कि सेंटेंस देखें, आर फूड इज अबाउट टू रन आउट, ठीक। वोलाटाइल, ठीक है, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी कैन बी चेंज। वोलाटाइल का मतलब जो हम चेंज कर सकते हैं। बफलमेंट, ठीक। तो इसमें भी गड़बड़ है। पजल्ड और कंफ्यूज दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसका भी मुझे लग रहा है कि सबको नंबर दिया गया होगा, या फिर ये हटा दिया गया होगा, ठीक। एमयू में भी मतलब क्वेश्चन एक दो ये तो है ही कि गलत होना ही होना है, वो उसके या तो सबको नंबर देते हैं, या फिर 100 क्वेश्चन थे तो फिर 98 में से मार्किंग भी होगी। अच्छा 93, आई एम टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, ठीक। तो इसमें भी एक गड़बड़ है, यहाँ पर एम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एवरी संडे है, यानी कि आप हैबिट है आपकी, और हैबिट क्या होती है? सिंपल प्रेजेंट के अंदर होती है, सिंपल प्रेजेंट के। और इसका आंसर जो होगा बी वाला प्ले होगा, ठीक है, ए वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ए लगा देंगे तो आई एम प्लेइंग टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, मैं टेनिस खेल रहा हूँ हर रविवार को सुबह में। तो जो कंटिन्यूस होता है उसका मतलब ये होता है कि अभी काम चल रहा है, बट ऐसा तो नहीं है ना, वो डेली नहीं खेल रहा ना, एवरी संडे खेल रहा है, संडे को जाके खेलता है, ना कि रोज, ना कि अभी खेल रहा है वो, ठीक है। खेल रहा हूँ का मतलब होता है कि अभी चल रहा है काम, ठीक है, तो प्लेइंग नहीं होगा ये, यहाँ पर एम गलत दे दिया गया है। नेक्स्ट है 94, इट स्नो मैनी टाइम एवरी विंटर इन मनाली, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, सिंपल प्रेजेंट का पार्ट बनता है ये पहला वाला, ठीक। अगला है हाउ मैनी स्टूडेंट इन योर क्लास, स्टूडेंट्स है यानी कि प्लूरल है, तो कम आएगा, कम फ्रॉम पटना, कितने स्टूडेंट तुम्हारी क्लास में पटना से आते हैं, ठीक है। 96 है बेबीज, बेबीज है यानी कि प्लूरल है, ठीक है। किराए यानी कि ऑप्शन इसमें 96 में क्या होगा? ए वाला। व्हाट टाइम, ठीक है, किस टाइम डज द ट्रेन लीव, जो ट्रेन है वो छूटती है, तो सिंपल प्रेजेंट का बनेगा ये टेंस, ठीक है। डज द हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके बाद, फिर द ट्रेन लीव, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। आई विश, ठीक है, ये क्या है? एक इमेजिनरी सेंटेंस है, यहाँ पर आई विश है तो यहाँ पर वुड लगता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना आई विश के साथ वुड लगेगा, या फिर वो पास्ट में बनेगा, आई विश आई वर, ठीक है। तो वुड स्टॉप यानी कि 98 का 1 होगा। आई एम होम, ठीक है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो पोजीशन होती है उसके लिए एट का यूज़ करते हैं, तो आई एम एट होम, ठीक, यहाँ पर करेक्ट होगा, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ नहीं आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है, आई के साथ एम आता तो आर नहीं होगा, ठीक। अगला है ही, और स्पेस दे रखा है टू मी साइलेंटली, ठीक है। तो ही के साथ अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें, टॉक्स होता है, यानी कि हेल्प सॉरी मेन वर्ब में एस ई आई एस लगाते हैं, तो टॉक नहीं होगा। और टॉकिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस में आती है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ ऐसी दिख नहीं रही है। टॉक या फिर टॉक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ही टॉक्स टू मी साइलेंटली, वो मुझसे बात करता है आराम से, मतलब साइलेंटली, प्यार से, धीरे से, ठीक है, यहाँ पर ये सेंस निकलेगा। तो 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए गाइस। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है और कैसे पेपर आ रहे हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है और समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन ज़रूर कर दीजिए, आप जो डाउट है वो सॉल्व किया जाएगा। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेने के इच्छुक हैं
ऑनलाइन क्लास लेने के इच्छुक हैं तो आप अपना नाम और नंबर, ठीक है, नेम नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।